हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज। सो ये लेक्चर 4 है। लेक्चर 1 में हमने ये देख लिया कि एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कैसे हुआ। लेक्चर 2 में हमने ये जाना कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच एंड नेचुरलिस्ट अप्रोच टूवर्ड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या थी। उसी के दौरान हमने ये जाना कि क्या स्कोप और हो सकता है जिसका पॉजिटिविस्ट जो स्कॉलर्स थे वो एक तरह से कह लीजिए कि अनअवेयर थे। ठीक है। उसके बाद हमने लेक्चर 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, उसके थ्रू हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड नेचर स्कोप डेवलपमेंट पे आपके सारे क्वेश्चन कर दिए ताकि आप फेमिलियर हो जाएं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। सो लेक्चर 4 की अगर बात करें, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ के बारे में। सो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जिसके दिमाग में ये आ रहा है कि इस लेक्चर में हम लोग डिस्टिंक्शन देखेंगे तो वो सब आप उड़ा दीजिए। ठीक है, बिकॉज ये डिस्टिंक्शन ही आपके दिमाग में एक तरह से प्रेजुडाइज क्रिएट कर देगा जब हम लोग ये लेक्चर पढ़ रहे होंगे। सो हमारा ट्रू ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर का क्या होगा? सो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो होगा, हम दो लॉ, जो म्युनिसिपल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, उसका एक इंटरेक्शन देखेंगे। ठीक है। सो मान लीजिए एक ट्रीटी स्टेट रेक्टिफाई कर देता है या उस स्टेट के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोई जजमेंट आ जाता है या ऑर्डर आ जाता है। सो उस स्टेट पे एक दायित्व बनता है कि ये ट्रीटी या जजमेंट इसको अपने डोमेस्टिक जुडिक्शन में इम्प्लीमेंट कराना है, और यहीं पे सारा मुद्दा शुरू हो जाता है, इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो एक इशू तो तभी क्रिएट होता है कि जब कोई स्टेट यही कह देता है कि हमारे डोमेस्टिक लेजिस्लेशन इजाज़त नहीं देता है ऐसे इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का। हो सकता है वहाँ का जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है उसके स्पिरिट के अगेंस्ट हो वो इंटरनेशनल लॉ। तो एक इशू ये हो गया। दूसरा इशू ये होता है कि जब कोई ट्रीटी रेक्टिफाई होती है तो क्या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या उनको अथॉरिटी थी, क्या वो ऑथराइज थे? तो एक ये क्वेश्चन क्रिएट हो जाता था कि अगर ऑथराइज ही नहीं थे वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे तो उसकी वैलिडिटी क्या हुई, उस रेक्टिफिकेशन की वैलिडिटी क्या हुई? और अगर वैलिड ही नहीं है तो इम्प्लीमेंट कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सो ऐसे कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। सो इन इश्यूज को देखने के दो तरीके हैं, दो पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव हमको देखना है इंटरनेशनल लॉ कैसे देखता है म्युनिसिपल लॉ को, और दूसरा है कि म्युनिसिपल कोर्ट जो होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ को कैसे देखती हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, इंटरनेशनल लॉ टूवर्ड्स म्युनिसिपल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ टूवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ। सो सेकंड पर्सपेक्टिव को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए एक सिटीजन है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का, वो एक राइट क्लेम करता है, लेकिन जो इसका राइट क्लेम है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी पे डिपेंड करता है। सो म्युनिसिपल कोर्ट ऑब्वियस इसको इम्प्लीमेंट करने से, इसको इन्फोर्स करने से मना कर देगी क्योंकि उसका दायित्व लॉ ऑफ द लैंड की तरफ है। ओके। सो एक इंडियन पर्सपेक्टिव को इसी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। सो आप सभी ने एक फेमस केस सुना होगा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1997। ये केस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे था। तो जब ये राइट क्लेम किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट, तो ये देखा गया कि इस पे कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक इंटरनेशनल रूल नॉर्म था। कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं है, सो सच राइट कैन बी रिकॉग्नाइज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन कोर्ट्स, भले वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, जनरल रूल से कितना अलग स्टैंड पॉइंट है टूवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ। सो ये रिलेशनशिप हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है इन दिस लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम लोग इस रिलेशनशिप को तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जो अभी इशू डिस्कस किया गया था कि उस सर्कमस्टेंस में क्या होगा कि जब एक स्टेट इंटरनल रूल्स का बहाना मार के इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने से मना करे, या तब क्या होगा कि एक अनऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल लॉ को रेक्टिफाई कर देता है। और लास्टली हम लोग देखेंगे कैसे एक इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट होता है म्युनिसिपल लॉ में। इसको हम इंडियन पर्सपेक्टिव से समझेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन के, साथ ही में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखेंगे। ये जजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भी एक थ्योरी आती है, वो थ्योरी आपकी है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, ये क्या है थ्योरी, ये लेक्चर के दौरान हम लोग समझते रहेंगे। थ्योरी में हम लोग डुअलिज्म पढ़ेंगे, मोनिस्टिक पढ़ेंगे, मॉडिफाइड डुअलिज्म अप्रोच पढ़ेंगे। इश्यूज में हम लोग वियना कन्वेंशन के कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। बट बिफोर दैट आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, इसी टॉपिक पे रिलेटेड है। सो क्वेश्चन है,
in which of the following theories or doctrines enactment of legislation is not required to implement international law or agreement? सो ये पहला ऑप्शन आपका है मोनिस्टिक थ्योरी, दूसरा ऑप्शन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, थर्ड है ड्यूअलिस्टिक थ्योरी, या डी है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका आंसर आपको लेक्चर के एंड में मिल जाएगा, और इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी में आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगी। सो जो पहला तरीका है इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ का रिलेशन समझने का, वो है थ्योरेटिकल बेसिस। इस थ्योरेटिकल बेसिस में सबसे पहले आता है डुअलिज्म थ्योरी। जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस थ्योरी से वो है, इस थ्योरी को प्लूरिज्म थ्योरी भी कहा जाता है, और उसके सपोर्टर्स जो हैं वो ट्राइपल और स्ट्रप हैं। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिस्टिक थ्योरी, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों अलग हैं, दे आर सेपरेट। सेपरेट से मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे कोई ट्रीटी बनती है तो वो ऑटोमेटिकली म्युनिसिपल लॉ का पार्ट नहीं बन जाएगा, उसको एक लॉ मेकिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जो भी पर्टिकुलर स्टेट का होगा। तो उसका ग्राउंड क्या है? सो जो लॉ बनता है इंटरनेशनल लॉ में और म्युनिसिपल लॉ में, उसमें बहुत अंतर है। जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें बेसिकली आपको स्टेट का कंसेंट चाहिए। जो भी इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है या मान लीजिए ट्रीटी है, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, उसमें आपको कंसेंट चाहिए स्टेट का, वहाँ पे सॉवरेनिटी इतना प्रायोरिटी नहीं रखती है। लेकिन अगर डोमेस्टिक स्फीयर में बात करें तो वहाँ पे स्टेट की सॉवरेनिटी क्रूशियल होती है, सिग्निफिकेंट होती है। वहाँ पे एक स्टेट अपने ही लॉ को एब्रोगेट कर सकता है। एब्रोगेट मतलब रिपील कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि म्युनिसिपल लॉ में फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। कुछ लेजिस्लेशन बनाने के लिए हो सकता है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी हो, कुछ विदाउट अमेंडमेंट की ज़रूरत हो। सो इन्हीं के बेसिस पे ये बोला जाता है कि इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ दोनों सेपरेट हैं, और अगर इंटरनेशनल लॉ बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली वो म्युनिसिपल लॉ बन गया है। उसमें आपको एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो एक लेजिस्लेशन का रूप ले सकता है। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि देयर आर टू लीगल रिजीम्स एंड बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, एंड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल लॉ that law have to go through legal structure of particular country. Okay, so I hope आपको dualistic approach समझ में आ गया होगा। So अब next हम लोग देखते हैं monistic approach. So according to the monistic theory, इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ दोनों ओवरलैप करते हैं, इसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन इसके बेसिस दो थे। तो पहला बेसिस जो दिया गया था वो दिया था लॉटर पैक ने, और दूसरा कैल्सन ने। सो अकॉर्डिंग टू लॉटर पैक, इनने जो बेसिस रखा था वो एथिकल ग्राउंड पर रखा था। इनने ये बोला था कि फंक्शन ऑफ ऑल लॉज क्या होता है, सभी लॉ का फंक्शन क्या होता है, वही होता है वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। सो इन्होंने ये बोला कि सुप्रीमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत इसीलिए ही है ताकि हम वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल्स है उसको हम अचीव कर सकें। सो आप देख सकते हैं जैसे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की बात हो गई, इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म की बात हो गई, या रेफ्यूजी क्राइसिस या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो गई, इन सभी को हम अचीव कर सकते हैं थ्रू सुप्रीमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो ये इनकी पोजीशन थी। वहीं कैल्सन का जो पोजीशन था वो बेसिकली फॉर्मलिस्टिक लॉजिकल था। सो अकॉर्डिंग टू कैल्सन, एक लॉ का पर्पस क्या होता है? एक लॉ का पर्पस होता है एक ऑर्डर, व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि सिंस लीगल स्ट्रक्चर इज अवेलेबल इन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, लेकिन जो कैल्सन है उनका क्या बेसिस था इंटरनेशनल लॉ की सुप्रीमेसी के लिए। सो अकॉर्डिंग टू कैल्सन, आप सब जानते हैं कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है। तो उस थ्योरी में आपको पता है एक एपेक्स लॉ था जिसको हम बेसिक नॉर्म कहते हैं और ग्रैंड नॉर्म कहते हैं। तो उसके बेसिस पे ये बोला गया कि लीगल स्ट्रक्चर स्टेट का क्या होता है, जुडिक्शन होता है, सॉवरेनिटी होती है और इक्विटी होती है, ठीक है, सॉरी इक्वालिटी होती है। सो ये सभी तीन चीज़ें ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ ही फिक्स करता है। सो एक तरीके से वो इम्फेसिस कर रहे थे, पुश कर रहे थे कि सभी लीगल स्ट्रक्चर जो हैं, जो भी लीगल सिस्टम है, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो चाहे म्युनिसिपल लॉ, वो एक ही है, ठीक है। और इसको हम अचीव कर सकते हैं जब हम इंटरनेशनल लॉ को सुप्रीम माने, ठीक है। और वही इंटरनेशनल लॉ बेसिकली जो हमारा म्युनिसिपल लॉ है उसको वैलिडेट करेगा, ठीक है। सो जो फाइनल थ्योरी रह गई है रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ पे, वो है मॉडिफाइड ड्यूअलिस्टिक थ्योरी।
ओके, इसके सपोर्टर जो हैं वो हैं फिट मॉरिस एंड रूसो। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं तो उसको याद रखिएगा। ये बेसिकली थ्योरी क्रिटिसिज्म है मोनिस्टिक पे ऑन द पॉइंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए इंडियन एक लॉ है और एक फ्रेंच लॉ है, ठीक है। तो ये इंडिया का जो लॉ है वो इंडियन टेरिटरी या इंडियन जुरिडिक्शन में वो सुप्रीम होगा, और जो फ्रांस का लॉ है वो फ्रांस के जुरिडिक्शन में वो सुप्रीम होगा। अब यहाँ पे ये कोई सेंस बनता है क्या कि क्या इंडिया का लॉ फ्रांस लॉ से सुप्रीम है या फ्रांस का लॉ इंडियन लॉ से सुप्रीम है? ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे फिजमॉरिस ने बोला है या रूसो ने बोला है, जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक इंटरनेशनल स्फीयर में बना है और जो म्युनिसिपल लॉ है वो एक स्टेट जुरिडिक्शन पे लगता है। इसको ये बोलना है कि दोनों एक दूसरे से सुप्रीम है या इंफीरियर हैं, वो गलत पोजीशन रहेगी। सो अब हम देखते हैं इंटरनेशनल लॉ का क्या स्टैंड पॉइंट है, क्या पोजीशन है टुवर्ड म्युनिसिपल लॉ। सो सेकंड रिलेशनशिप हमको जानना है इंटरनेशनल लॉ के नज़रिए से, क्या इंटरनेशनल लॉ का पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स म्युनिसिपल लॉ। सो यहाँ पे समझने के लिए आपको एक न्यूट्रल अप्रोच व्यू पॉइंट नहीं रखना है, यहाँ पे आपको थोड़ा बायसनेस रखनी है, इंटरनेशनल लॉ की तरफ एक तरह से इंक्लाइंड रहना है इस लेक्चर को अभी के लिए समझने के लिए। ओके, तो मान लीजिए एक इंटरनेशनल रूल है, ठीक है, जिसको स्टेट रेक्टिफाई कर चुका है। अब मान लीजिए स्टेट बोल देता है कि हम इसको कंप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक लॉ है वो उसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। और ये डोमेस्टिक लॉ किस टाइप के हो सकते हैं? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है या लेजिस्लेशन हो सकता है या एक जुडिशियल प्रेसिडेंट भी हो सकता है। सो अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या स्टेट एक्सक्यूज ले सकता है इंटरनेशनल रूल्स का इन नॉट फुलफिलिंग इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन या अग्रीमेंट? सो इसका आंसर देखिए है नेगेटिव में। ओके, आंसर है नो, क्योंकि एक बार स्टेट रेक्टिफाई कर देता है तो ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाता है कि उसको अपने म्युनिसिपल लॉ में एक लेजिस्लेशन का रूप देना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करा के उसको इन्फोर्स कराना पड़ेगा। ओके, तो ये एक स्टैंड पॉइंट है इंटरनेशनल लॉ का टुवर्ड्स म्युनिसिपल लॉ। सो इसका ग्राउंड क्या है? सो ग्राउंड समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। इसमें आर्टिकल 27 है। इसमें बताया हुआ है कि अगर एक पार्टी ने रेक्टिफाई कर दिया है तो वो इंटरनल लॉ का बहाना मार के ये नहीं कह सकता कि हम इंटरनेशनल अग्रीमेंट फुलफिल नहीं कर सकते हैं। इसी चीज़ को इंटरनेशनल कोर्ट के डिसीजन के थ्रू भी बताया गया है। ये पहला केस है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन टू आर्बिट्रेट केस, ये आईसीजे का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का केस है 1988 का। इसमें ये बताया गया, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का कि इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा म्युनिसिपल लॉ का। देखिए बायसनेस है, हमने आपको पहले बताया। इस पार्ट को समझने के लिए आपको एक न्यूट्रल अप्रोच नहीं रखनी है, झुकना पड़ेगा आपको इंटरनेशनल लॉ की तरफ। ओके, सिमिलरली लॉ का भी केस है, ये भी सेम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, 1992 का केस था। इसमें यह बताया गया है कि इनेबिलिटी अंडर डोमेस्टिक लॉ टू एक्ट वाज नो डिफेंस टू नॉन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। सेम बात बोला हुआ है, और फिर ला ग्रांट केस में भी यही बोला गया है, सेम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का 2001 का केस है, सेम चीज बातें बोली गई हैं। फिर आर्टिकल 46 क्लॉज 1 आता है, जिसमें ये बोला गया है कि स्टेट ये फैक्ट इन्वोक नहीं कर सकता है कि जो कंसेंट है एक्सप्रेस की गई है इन वॉयलेशन ऑफ इंटरनल लॉज ऑफ द लैंड। ओके, तो ये कॉम्पिटेंस नहीं दिखाता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो गया था जिसने उस इंटरनेशनल लॉ को रेक्टिफाई किया था वो गलत है, वो वॉयलेट कर रहा है इंटरनेशनल लॉ का, तो ये इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। सिंपल ये बात बोली हुई है। इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिया सिकुला एसपीए केस में ये बताया गया था। ये हेल्ड किया गया स्टेटमेंट है, एक्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी may have been unlawful in municipal law doesn't necessarily means that act in question was unlawful in international law। तो ये इसमें ये बोल रहा है कि भले इंटरनल लॉ के बेसिस पे वो एक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव ने किया है वो अनलॉफुल है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के नज़रिए में वो गलत नहीं है, वो सही है, वो लॉफुल है, वो जस्टिफाइड है। ठीक है, फिर आते हैं आर्टिकल 46 क्लॉज 2 में। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एक स्टेट वॉयलेट कर रहा है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया, मतलब एक जनरल व्यू लेंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे कि क्या स्टेट का कंडक्ट हो रहा है, सिर्फ इतनी बात बोली गई है। ओके,
सो जो दूसरा तरीका है इंटरनेशनल लॉ का म्युनिसिपल लॉ को देखने का, वो ये है डिटरमाइन करने में कि क्या वहाँ का स्टेट लॉ कंप्लाई करेगा कि नहीं करेगा इंटरनेशनल लॉ को। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये इंटरनेशनल रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो जिस स्टेट को लगता है कि, मान लीजिए जैसे इंडिया है, अगर किसी और स्टेट को लगता है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहा है, फेयर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो वो डब्ल्यूटीओ के पास जाएगा शिकायत करने के लिए। ठीक, और वहाँ के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है, वो देखेगा कि क्या इंडिया का जो लॉ है या पॉलिसी है, वो क्या फेयर प्रैक्टिस इन द इंटरनेशनल ट्रेड है कि नहीं है। सो आपको पता है ब्राज़ील ने कंप्लेन की थी डब्ल्यूटीओ में विद रेस्पेक्ट टू इंडिया रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ शुगर। सो क्या होता है, इंडिया क्या करता है कि सब्सिडी हर एक स्टेज पे देता है, चाहे वो सीड हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, और चाहे उसका एक्सपोर्ट हो। सो इंटरनेशनल मार्केट से असर क्या होता है कि इंडिया का जो चीनी है वो बहुत ही सस्ता हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो वहाँ पे ये देखा गया कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे चीनी का दाम बहुत ही सस्ता हो गया है। साथ ही में ये भी देखा गया कि जो ब्राज़ील है, वहाँ पे भी चीनी इंडिया का ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील। सो इसी सब्सिडी के पॉइंट को इंडिया कई बार डब्ल्यूटीओ के सामने जा चुका है। ठीक है, और इंडिया को कंपनसेशन तक देना पड़ा है कई बार। सो चाहे वो इंडिया की पॉलिसी हो, चाहे इंडिया का लॉ हो, लेजिस्लेशन हो, इंटरनेशनल लॉ ये भी देखता है कि क्या वो पर्टिकुलर लॉ, लेजिस्लेशन, पॉलिसी कंप्लायंस करेगी इंटरनेशनल लॉ का कि नहीं। ओके, जो फाइनल पार्ट इस लेक्चर का है अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन म्युनिसिपल लॉ, इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। एंड इस लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टिंग में, उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज को। थैंक यू।